शोभन यूनिवर्सिटी से लौटे तो हर तरह का प्रबंध कर चुके थे। बैंक से पैसे निकलवा लिए थे, छुट्टी की अर्जी दे दी थी और सफ़र के लिए आवश्यक छोटा मोटा सामान खरीद लिया था। कोई सीधी बात सफ़र के बारे में नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि कलकत्ते जाना होगा और तुरंत जाना होगा। मेरी सहमति उन्होंने नहीं ली थी, लेने का प्रयत्न भी नहीं किया था, लेकिन मुझे यह अच्छा ही लगा। ठीक ही हुआ कि उन्होंने सहमति लेने का प्रयत्न नहीं किया। हाँ, मेरे मन में एक आशंका थी कि संभवतः वे अकेले ही वहाँ जाना चाहेंगे, लेकिन यह आशंका जल्दी ही दूर हो गई। मेरे लिए वे दवाओं की कुछ शीशियाँ लाए थे और इसके अलावा सफ़र में काम आने वाली कुछ अन्य चीज़ें भी थी। आते ही बोले, मैंने 2 सीटें रिज़र्व करा ली हैं, तैयारी जल्दी ही कर डालो। इसके आगे किसी आशंका को मैंने मन में स्थान नहीं दिया। संतुष्ट हुई कि शोभन ने एक पक्षीय फैसला नहीं किया। तैयारी करते करते मैंने एक अनचाहा विरोध प्रकट करते हुए कहना चाहा, 1 ही महीना तो रह गया है, ऐसी हालत में इतना लंबा सफ़र। शोभन ने बात तुरंत काट दी, कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूँ, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर का भी यही ख्याल है। डॉक्टर से आपने बात की थी? हाँ, मैंने फ़ोन किया था, उससे पूछ लिया है। उसने कहा है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, बस दवाएं नियम से खाती रहें। शाम होते होते सफ़र की तैयारी पूरी हो गई। तैयारी ज़्यादा बड़ी होनी भी नहीं थी। शोभन बहुत अधिक उद्विग्न और गंभीर थे। मीनल से मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि इस बात की आशंका उन्हें घेरे हुए थी कि मीनल होगी कैसी। सकुशल तो होगी। उसके पत्र में लिखा था कि उसे रक्त की उल्टियाँ होती हैं और बुखार उतरता नहीं है। शरीर जर्जर हो गया है। उनका चेहरा देखकर लगता था जैसे उनका वह वाक्य उनकी आंखों से टपक आएगा। रक्त कमल को बचाने के लिए अपना सर्वस्व लगा दूंगा और तब भी न बचा सका तो टूट जाऊंगा। उस समय मेरे मन में कातरता भरा एक दर्द मात्र ही उभरा था, उससे अधिक कुछ नहीं। यद्यपि ये भी सही है कि उस वाक्य के पीछे इतना अधिक कुछ था कि दर्द नहीं, बल्कि हृदय से चित्कार फूटना चाहिए था। गाड़ी जब तक हावड़ा स्टेशन तक पहुंची, हम लोगों ने बातें बहुत ही कम की। सच तो ये है कि बातों के लिए विषय ही नहीं था। जो एक विषय संभव था वह अत्यंत दुखद था। मीनल के बारे में बात करते हुए मन सहमता था। स्टेशन आने से पहले ही शोभन ने सामान जल्दी जल्दी समेट लिया। हमें मालूम था कि मीनल आज स्टेशन पर स्वागत के लिए नहीं आ सकी होगी, फिर भी अनायास हमने प्लेटफॉर्म पर निगाहें दौड़ाई। शोभन सहसा बहुत उदास होकर नीचे उतर आए। आशंका के स्थान पर उनके चेहरे पर दुश्चिंताएं छाया की तरह एक पर एक उभरती जा रही थी। सफ़र के कारण चेहरा और भी जाने कैसा हो आया था, किस तरह कुली किया, कैसे टैक्सी स्टैंड तक पहुँचे और फिर कैसे मीनल के घर तक आए, ये पता नहीं लगा। टैक्सी रुकते ही बदहवास से शोभन टैक्सी से उतरे और झपटते हुए अंदर चले गए। टैक्सी ड्राइवर ने सामान उतार कर नीचे रखा। मैंने उसे पैसे दिए और टैक्सी चली गई। सामान यहीं छोड़ूं या नहीं, यह सोचती हुई थोड़ी देर मैं वहीं रुकी रही। बाहर सामान छोड़ना नहीं चाहती थी और अकेली खड़ी रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मन खींच आया। किसी तरह छोटी अटैची हाथ में उठाई और अंदर आई। मीनल कमरे के एक कोने में पलंग पर लेटी थी। पलंग के पास कुर्सी पर उसकी कोई छात्रा बैठी थी और शोभन पलंग के एक किनारे बैठे हुए उसका माथा सहला रहे थे। मुझे देखा तो लज्जित हो आए और उठते हुए बोले, अरे तुम बैठो कुंतल, मैं सामान बाहर से लाता हूँ, कहकर वह तेज़ी से बाहर चले गए। पलंग पर लेटी हुई बेहद दुबली मीनल का चेहरा
एकदम पीला पड़ गया था। मुझे देखकर उसने उठना चाहा, लेकिन मैंने रोक दिया। उसका हाथ छूते ही मैं सहम गई। उसे बहुत तेज़ बुखार था, उसका माथा जल रहा था और होंठ नीले हो आए थे। मैं इतना ही पूछ सकी, कैसी हो मीनल? मीनल ने कुछ कहना चाहा लेकिन बोल नहीं पाई। अचानक खांसी बहुत ज़ोर से उभर आई। खांसते खांसते वह आधी उठ गई। मुझे कुछ सूझ नहीं पाया। मैं जल्दी जल्दी उसकी पीठ सहलाने लगी। तभी खांसी के साथ उसे उल्टी आ गई। रोकते रोकते भी मेरी अंजलि रक्त से भर गई। मेरा मन कांप उठा। मैंने कातर होकर मीनल की छात्रा की ओर देखा। भयभीत छात्रा को स्थिति समझते देर न लगी। तेजी से उठकर बाहर जाते हुए उसने कहा, आप ठहरिए, मैं पानी लाती हूँ। तभी सामान दोनों हाथों में उठाए हुए शोभन अंदर आए। इतना रक्त देखते ही उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने कहा, किसी डॉक्टर को बुला लीजिए, जल्दी कीजिए। शोभन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उनकी आवाज़ भर्रा गई। वे तुरंत बाहर चले गए। कोई 15 मिनट बाद के वे एक डॉक्टर को लेकर आए थे। मीनल को देखकर डॉक्टर स्वयं अवाक रह गया। परीक्षा करने के बाद उसने मीनल को 2 इंजेक्शन लगाए और कहा कि इन्हें लगातार बर्फ़ चूसने को दीजिए। जाते जाते उसने हम दोनों को बाहर बुलाया। चिंता और सहानुभूति भरे शब्दों में उसने कहा, मरीज़ की हालत अच्छी नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए, यह आपकी वाइफ हैं? शोभन ने कहा, नहीं, वो मेरी मित्र है, मेरी पत्नी ये है, कुंतल। शोभन ने मेरी ओर संकेत किया। अच्छा, तो हम आपको सलाह देंगे। आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत डेलिकेट है, आप इनको मरीज से अलग रखिए। मैंने सुनकर मुँह नीची कर लिया। शोभन ने फीस देकर दवाओं का पर्चा हाथ में ले लिया। सफ़र की थकावट मेरे पोर पोर में भरी हुई थी और ऊपर से मीनल की ऐसी दशा देखकर मन खराब हो गया था। फिर भी अपने ऊपर नियंत्रण करके मैं मीनल के पास बैठी रही। शोभन दवाएं, बर्फ़ और बहुत सफ़र लेकर वापस लौटे। मीनल को सहज होने में बहुत समय लगा। रह रह कर खांसी उभर आती थी। एक बार खून की उल्टी फिर हुई। रात तक खांसी शांत हो जाने के बावजूद बुखार बहुत तेज़ हो गया था। शोभन बराबर बर्फ़ के पानी से भीगी हुई पट्टी उसके सिर पर रखते रहे। काफ़ी रात गए शोभन को मेरा ध्यान आया। बोले, तुम रात में भी ठीक से नहीं सोई थी और अभी खाना भी नहीं खाया है। ऐसी अवस्था में ऐसा ठीक नहीं है। जाओ, हाथ मुंह धो लो और खाना खाकर सो जाओ। रात में डॉक्टर दोबारा आया। मीनल को एक इंजेक्शन और दिया गया और कुछ हिदायतें देकर वह चला गया। मीनल को बीच बीच में तेज़ बुखार हो जाता था। निरंतर 5 दिन तक यही स्थिति रही। शोभन ने यूनिवर्सिटी को तार देकर अपनी छुट्टी और बढ़वा ली, लेकिन अब मीनल की हालत में काफ़ी सुधार आया था। छठे रोज़ हम दोनों से अधिक प्रसन्न स्वयं डॉक्टर ही था। कितनी ही बार उसने यह कहा कि मीनल की तबीयत उसकी दवा से ठीक हुई। हम लोग स्वयं भी यही मानते थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर जैसे आशातीत प्रशंसा सुनना चाहता था। उस दिन शोभन ने कहा, कुंतल, मेरा ख्याल है अब हम लोग इलाहाबाद लौट चलें, क्योंकि मीनल की हालत अब काफ़ी सुधर चली है। मीनल अब सफ़र कर सकती है। वह इलाहाबाद में रहेगी तो उसका आगे इलाज ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। डॉक्टर स्वयं भी कह रहा था कि कलकत्ते की जलवायु मीनल के अनुकूल नहीं है। मीनल को वापस इलाहाबाद ले जाने के लिए काफ़ी इंतज़ाम करना पड़ा। इस बात का डर था कि उसकी हालत रास्ते में बिगड़ न जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। सफ़र में कोई कठिनाई नहीं हुई। मीनल के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की गिरावट नज़र नहीं आई, बल्कि पीलेपन के बावजूद चेहरे पर थोड़ी सी खुशी ही झलक रही थी। शोभन के आग्रह पर इलाहाबाद तक अधिकतर वह सोती ही आई। घर तक पहुंचने पर शोभन ने सबसे पहला काम यह किया
कि अपने परिवार के पुराने परिचित डॉक्टर को बुला लाए। अरे भाई, किधर है कुंतल जी? घर के अंदर प्रवेश करते ही डॉक्टर साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा। मैं सामने ही मिल गई। भारी बिस्तर को घसीटकर बेडरूम में पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अरे, ये क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर साहब ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। इस तरह तो आप सुसाइड कमिट कर लेंगी। ऐसा सामान आप क्यों उठाती हैं? मैंने लज्जित होकर होल डॉल छोड़ दिया। उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार का उत्तर देकर उन्होंने तुरंत कहा, देखिए साहब, इस तरह की गड़बड़ करने पर डॉक्टर क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा कुंतल जी, अब आप चलिए, मैं चेकअप कर लूँ। इस बीच मैंने देखा शोभन चुपचाप जैसे अवाक से खड़े हुए मुझे और डॉक्टर साहब को देख रहे थे। मैंने कमज़ोर स्वर में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। शोभन को जैसे सहारा मिला, तेज़ी से बीच में आकर बोले, डॉक्टर साहब, बात ये है कि वो मीनल हमारे साथ आई है, उसे कुछ तकलीफ़ है। मीनल? डॉक्टर साहब ने आश्चर्य से पूछा। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बहन है, कलकत्ते से आई है, उसे टीबी है। हे भगवान! डॉक्टर साहब ने आशंकित होकर कहा। ऐसे मौके पर मेरा मतलब है, कुंतल जी की ऐसी हालत है और आप घर में टीबी का मरीज ले आए। उसे सैनाटोरियम क्यों नहीं ले गए? शोभन सफाई नहीं दे पाए। किसी तरह बात काट कर बोले, डॉक्टर साहब आप ज़रा देख तो लीजिए, मैं जानता हूँ वह आपके ही इलाज से ठीक होगी। डॉक्टर साहब शोभन के पीछे पीछे सीढ़ियों से होकर ऊपर नीले कमरे की ओर चले गए। मैं किसी सीमा तक उपेक्षा से अपमानित वहाँ खड़ी रही और उसके बाद जैसे ज़िद में आकर डॉक्टर साहब की बात को भूलकर भारी होलडॉल घसीटकर अंदर ले चली। मीनल के लिए ढेर से फल और दवाइयाँ और शोभन के स्नेह से नीला कमरा भरा भरा रहने लगा। लेकिन वह कमरा जितना ही भरा लग रहा था, उतना ही अधिक मेरा मन खाली था। मैं धीरे धीरे अपने ही संसार से निर्वासित की जा रही थी। बल्कि शोभन ने मुझे सलाह भी दी थी कि मैं जहाँ तक हो सके सीढ़ियाँ ना चढ़ूँ। इस सलाह के पीछे जो भी रहा हो, इतना अवश्य है कि मेरे मन में एक विद्रोह उभर आया था। मुझे लगने लगा था कि यह सलाह केवल शुभकामना के लिए नहीं है, यह सलाह जानबूझकर मुझे अपने नीले कमरे से अलग रखने के लिए दी जा रही है। एक बार मन करता था कि उस नीले कमरे में जाना हमेशा के लिए छोड़ दूँ। दूसरी बार मन में आता था कि मेरा जो अधिकार है उसे मैं बलात ही अपने हाथ में रख लूँ। किसी तरह दीवारों का सहारा लेकर मैं सीढ़ियाँ चढ़ती और नीले कमरे तक पहुँच जाती। अक्सर मैं देखती थी कि हल्की चादर ओढ़े हुए मीनल पलंग पर लेटी है और शोभन उसके ऊपर झुके हुए उससे बातें कर रहे हैं। मुझे देखकर जैसे थोड़ा सा सावधान हो जाते और मुझे सीढ़ियाँ न चढ़ने की हिदायत देकर फिर बातों में तल्लीन हो जाते। मन बहुत अधिक चलता था। रोए रोए में शोभ का कंपन दौड़ जाता था। ये ऊपर न आने की हिदायत किसके लिए है आखिर? मेरे लिए या मीनल के लिए? क्यों दी जाती है? ये हिदायत मेरी और शोभन के बीच क्या जंगली लतर का पर्दा नहीं खींचती जा रही है? ऐसी ही एक वर्जना के बाद उत्पन्न विद्रोह के सहारे मैं एक दिन नीले कमरे तक सीढ़ियाँ चढ़ कर गई। उतनी देर तक तो अपने आप को साधे रही, लेकिन ऊपर पहुँचते पहुँचते चक्कर आ गया। लगा आंखें बंद नहीं करूँगी तो शायद चक्कर खाकर सीढ़ियाँ पर जा गिरूँगी। कमरे के अंदर बढ़कर अनुमान से हाथ बढ़ाकर मैंने दीवार थाम ली और तब आंखें खोली। दृश्य स्पष्ट नहीं था, ऐसा लगता था हर चीज़ पानी के अंदर तैर रही है। शोभन को मेरी उपस्थिति का पता अब चला था, लेकिन उस एक क्षण में शोभन के सावधान होते होते मुझे बहुत कुछ दिखाई दे गया।
शोभन और मीनल सामान्य स्थिति में नहीं थे। मेरे कंठ से संभवतः एक दबी हुई चीख निकल गई। शोभन उसी स्थिति में पलंग के नीचे उतरे। झपट कर उन्होंने बाहों में मुझे थाम लिया। सिर इस तरह घूम रहा था कि चाहकर भी मैं प्रतिवाद न कर पाई। सहारा देकर वे मुझे पलंग तक ले गए। मेरे शरीर से पसीना छूट रहा था। शोभन जैसे बहुत सदय होकर बोले, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम सीढ़ियाँ मत चढ़ो, तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे अभी भी चक्कर आए जा रहे थे। खुलकर बलात बंद होती हुई आँखों से मैंने इतना अवश्य देख लिया था कि मीनल एक चादर लपेटे हुए पलंग के दूसरी ओर मुँह किए लेटी है। चादर से शरीर का जितना हिस्सा दिख रहा है, उससे लगता है कि वह बिल्कुल निर्वंसना है। उसकी उस रूप पर कोई प्रतिक्रिया देने योग्य मन स्थिति नहीं थी। बेहद चिंता का नाटक करते हुए शोभन ने मेरी गर्दन, बाँह और कमर को बार बार छुआ। तुम तो बिल्कुल पसीने से भीग गई हो कुंतल। यातना के उस असहाय और अछोड़ रेगिस्तान के बीच उनका वह छोटा सा स्पर्श भी बहुत अच्छा लगा। मैंने शोभन के हाथ को रोकना चाहा, लेकिन मैं आसक्त हो चुकी थी। उन्होंने गर्मी और पसीने का पर्दा खड़ा करके मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिए। संभवतः कुछ महीनों का ही अंतराल रहा होगा, लेकिन अपने सीने पर उनका वह स्पर्श जैसे बरसों के बाद महसूस हुआ। पलंग पर मीनल की ओर कुछ आहट हुई। उसने करवट बदली थी। करवट बदलकर संभवतः उसने देखा भी होगा। शोभन ने मुझे कंधों से समेट लिया। उनका शरीर उत्तेजना से काँप रहा था। एक गहरे चुम्बन के बाद उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा। आधी बेहोशी की अवस्था में मैं सुन नहीं सकी। उन्होंने मेरे दोनों पैर पलंग पर खींच लिए। उनकी दोनों हथेलियाँ गर्म और तपती हुई मेरे अपने पैरों और कमर पर महसूस की। नहीं शोभन नहीं, मैंने अस्फुट स्वर में कहा। उत्तर में शोभन ने भी कुछ कहा, लेकिन उसी तरह अधलेटे उन्होंने मीनल को अपने निकट खींच लिया। जल्दी में मीनल ने जो चादर लपेटी थी वह कुछ ज़्यादा ही उलझ गई। शोभन ने उसे खींचा होगा ऐसा मैंने महसूस किया, क्योंकि मीनल का दबा हुआ प्रतिवाद सुनाई दिया, लेकिन वही अंतिम प्रतिवाद था। सिर का चकराना अब कुछ कम हो गया था। अपने अनावृत होने का ध्यान उभर आया। मैंने अलग हटना चाहा, लेकिन शोभन ने हटने नहीं दिया। मीनल को उन्होंने इस तरह खींचा कि उसका सिर मेरी गोद में आ गया। उसकी एक बाँह मेरे पैरों के दूसरी ओर आकर उलझ गई। ये भी संभव है कि मीनल ने जानबूझकर वह बाँह उलझा ली हो। शोभन किसी लोलुप की तरह उस पर झुक गए। मीनल का उखड़ा हुआ शरीर किसी सफ़ेद मछली की तरह फैला हुआ था। उसके संकोच का शीशा गिरकर टूट गया था। शोभन का दूसरा हाथ उसकी छातियों तक पहुंचा और तब तक एक नई यातना ने मुझे घेर लिया। शोभन के चेहरे पर एक उन्माद उभर आया था। उनकी आंखों में विचित्र नशा चढ़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से कोई पशु झांक रहा है। मीनल के पोर पोर को उन्मत्त की तरह चूमते हुए उन्होंने मेरी बाँह खींची। प्रतिरोध की एक झंझनाहट मेरे शिराओं में भर गई। वह सोन मछली, वह मीनल कौन थी शोभन? उस रक्तकमल ने पिछले वर्ष राखी बांधी थी शोभन की कलाई पर। मेरे प्रतिवाद को बीच में काटते हुए शोभन ने बहुत धीमे स्वर में कहा, एकात्म हो जाने दो कुंतल, हम सब आओ एकात्म हो जाएं। मैं, मीनल, तुम, हम सब में उस सुख को बहने दो। उनकी आंखों का पशु बाहर आ गया था। अपने आप को समेट कर वह मीनल के ऊपर आए। मीनल की उंगलियां मेरी बाह में कसकर छुप गई और उसने एक गहरी सिसकी ली। मीनल जैसे एक उफान भरा हुआ समुद्र बन गई थी और बार बार ऊंची लहरें उठ रही थी।
शोभन ने उसके वक्ष को मसलते हुए सहसा जोर से उसे खींच लिया। मीनल के कंठ से एक दबी हुई चीख निकली। वे दोनों पसीने से नहा गए थे। थोड़ी देर ज्यों की त्यों हाँफने के बाद मीनल को जैसे अचानक होश आ गया। वह छटपटा कर अपने आप को ढकने के लिए चादर खोजने लगी, लेकिन उस चादर से अब क्या छुप सकता था। सत्य इतना बड़ा था जिसे दुनिया की कोई भी चादर अब छुपा नहीं सकती थी। उस दिन शाम तक दर्द बहुत बढ़ गया। मैं बेचैन हो उठी, बार बार होठ दांतों से दबाकर पेट में उठते हुए शूल को वश में करने की कोशिश करती रही। मन कर रहा था कि चाहे जो कुछ हो जाए, अब इस दर्द को शोभन के साथ बांटने नहीं जाऊंगी। यह संयोग ही है कि पूजा समाप्त करने के बाद शोभन की माँ जाने क्या खोजती हुई मेरे कमरे में आई। मुझे देखकर वह चकित रह गई। हड़बड़ा कर बोली, अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया कुंतो? अरे शोभन। शोभन को आवाज़ देती हुई वह तेज़ी से आंगन की ओर भागी। क्षण भर में उन्होंने पूरे घर में शोर मचा डाला। शोभन और मीनल किसी तरह जल्दी जल्दी नीचे आए। माँ उन्हें देखते ही जैसे उन पर बरस पड़ी। अरे तू कैसा पति है शोभन? तुझे इतना भी पता नहीं कि बहू की क्या हालत है? जल्दी कर, बहू को अस्पताल ले चलना है। अभी? शोभन ने अवाक होकर कहा। अरे और फिर क्या, पागल हो गया है? माँ उनके ऊपर फिर चिल्लाई। अस्पताल से मुझे आमतौर पर नफरत थी। अस्पताल की गंध से मुझे चक्कर आने लगते थे। फिर भी मैंने अपने मन को पक्का किया। घर से बाहर आते आते जाने क्यों उस जंगली लतर पर दृष्टि चली गई। लतर अब बहुत बुरी तरह फैल गई थी। जाने की पहली बार मेरे मन में आया कि अब कोई उपाय नहीं है। कितना भी चाहूँ ये लतर तो बढ़ेगी, और इतनी बढ़ेगी कि समूची फूल बगिया को ढक लेगी। अस्पताल पहुँचते पहुँचते मेरी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने परीक्षा की और चिंतित हो आए। उस समय डॉक्टर ने शोभन और माँ को अलग ले जाकर क्या कहा था मैं सुन नहीं पाई थी। यह बाद में ही मालूम हुआ था कि बच्चे की हृदय गति बहुत अधिक धीमी हो गई थी। मेरा शरीर भी नीला पड़ता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि बड़ा ऑपरेशन किए बिना जान को खतरा है। उपाय कुछ था नहीं। हल्के से कहीं अंदर की ओर से एक मृत्यु भय उभरा। ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन बहुत गंभीर है। उसके बिना क्या होगा? और अगर ऑपरेशन स्वयं सफल न हुआ तो? मृत्यु भय मेरी आंखों के आगे अंधेरे पर्दे की तरह झिलमिलाने लगा। एक क्षण वह अंधेरा पर्दा फूल बगियों की जंगली लतर का गुच्छा बन जाता था। फिर अगले क्षण मृत्यु भय। क्या वह जंगली लतर अंततः जीत गए? क्या उस जंगली लतर से मेरी फूल बगिया का संघर्ष इस तरह विवशता के साथ यहीं समाप्त हो जाएगा? मन में एक छटपटाहट उभर आई। लगा कि अब चुप रहना सुरक्षित नहीं है। और फिर मैंने देखा शोभन का चेहरा। आंखों के सामने खिंची हुई मृत्यु भय की चादर से जो कुछ दिखाई दिया, उसको लेकर कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता था। शोभन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उस गंभीरता की व्याख्या करने लायक चेतना नहीं थी। एक बार मैंने देखा कि उसी तरह गंभीर झुके हुए वे किसी फॉर्म पर दस्तखत कर रहे थे। मृत्यु भय की दरखास्त फिर उभर आई। शोभन ने फॉर्म पर दस्तखत करने से इनकार क्यों नहीं किया? उसके मन में क्या है? फूल बगिया की उस जंगली लतर से शोभन का कोई समझौता तो नहीं है? एक गोपनीय रहस्यमय समझौता कि वह लतर जब जब फैलेगी, शोभन अपने मन का समर्थन उसे देंगे। एक क्षण के लिए मुझे यह भी लगा कि शोभन की जगह उस जंगली लतर की कोई विषैली डाल ही वहाँ आ खड़ी हुई है, जो मेरे भाग्य का विधान लिख देना चाहती है। ऑपरेशन थिएटर में क्लोरोफॉर्म दिए जाने से पहले एक बार फिर मेरे मन ने विद्रोह किया। उस फॉर्म पर शोभन ने हस्ताक्षर कर दिए थे, जिस पर लिखा था कि ऑपरेशन के दौरान यदि रोगी की मृत्यु हो जाए तो मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दूंगा। फूल बगिया की विषैली लतर ने संभवतः
चाहा भी होगा कि मेरी मृत्यु हो जाए। उस विषैली लतर ने ही हस्ताक्षर किए होंगे। मैं चाहती थी नहीं, लेकिन फिर भी मूक छटपटाहट के वे क्षण कब समाप्त हुए और क्लोरोफॉर्म मेरी चेतना पर कब असर किया, मैं नहीं जानती। गहरे और गहरे लगातार चेतनाहीनता के कुएं में गिरते जाने का अनुभव भी समाप्त हो गया। संभवतः मैं सहसा ही होश में नहीं आई, बल्कि होश में आने से काफ़ी पहले मेरा अंतर्मन जाग गया था। मुझे इस बात का बोध नहीं, लेकिन बाद में किसी ने मुझे बताया था कि होश में आने से पहले मैंने चित्कार किया था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरे पति को छीन लिया, मेरे बच्चे को मत छीनना। पानी, बर्फ़ में भीगे कपड़े से मेरा माथा, आँखों और होठ पर बार बार पोंछ दिए जाते। बार बार पानी मांगने पर मार्फिया और दूसरे इंजेक्शन बराबर दिन रात 3-3 घंटे पर लगाए जाते। सारा तन बेंध दिया गया। सेलाइन वाटर की बोतल एक के बाद दूसरी बाह में लगी रहती। तीसरे दिन मेरी हालत में कुछ सुधार हुआ। मैं आसपास के परिवेश को समझने लायक स्थिति में हुई, लेकिन तब तक और एक कष्ट ने मुझे घेरा। शोभन ने बताया कि बेबी की हालत अच्छी नहीं है। शायद उसके पेट में विषैला पानी चला गया है। शोभन इस तरह बोल रहे थे जैसे उनका स्वर बड़ी दूर से आ रहा हो। मेरे रोए रोए में कड़वाहट भर गई थी। वे जहर बेबी की बजाय मेरे शरीर में क्यों नहीं फैल गया? क्या वह जंगली लतर इस तरह मेरे प्यार को भी समेट लेगी और मेरे प्यार के साथ मेरे अपने वात्सल्य की भी आहुति ले लेगी? नहीं, मैं चीख उठी, मुझे मेरी बच्ची ला दो। बेबी की हालत सचमुच खराब थी। उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा था। चौथे रोज़ मिशनरी स्कूल के फादर पॉल आए। एक क्षण के लिए उनको देखकर न जाने कैसे मेरे तन मन की व्यथा और जलन शांत हो गई, लेकिन मन की उदासी और बेबसी और अधिक गहरी हो आई। मुझे लगा कि मैं उनकी शांत और शीतल हथेली पर माथा टिका कर रो दूं, कि मेरे साथ एक धोखा हो रहा है, एक गहरा षड्यंत्र। शोभन फादर पॉल के पास नितांत शिष्टता के साथ इस तरह खड़े थे, जैसे गुनाहों की एक बहुत बड़ी बस्ती में कोई एकमात्र देवता खड़ा हो। फादर पॉल कुछ भी नहीं जानते थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। मुझे संतावना देने के बाद वे शोभन को संतावना देने में लग गए थे, और शोभन का चेहरा इस तरह कृत्रिम करुणा से भर गया था जैसे वे सचमुच ही बहुत अधिक दुखी हों। यद्यपि वे सब कुछ झूठा था। मैं चीख कर कहना चाहती थी कि यह सरासर झूठ है। शोभन अंदर दुखी नहीं, बल्कि सुखी हैं, और अगर मैं और मेरी बच्ची ना बचे तो वह मन में बहुत खुश होंगे। लेकिन वह सब कुछ चाहकर भी कंठ से बाहर नहीं आया, जैसे उसी जंगली लतर ने बलात मेरे कंठ को घोंट दिया। फादर पॉल अपने साथ एक तस्वीर लाए थे, शिशु क्राइस्ट को गोद में लिए हुए वर्जिन मेरी की तस्वीर। उसे उन्होंने मेरे ठीक सामने वाले दीवार में टांग दिया। मेरी आंखों में उभरी हुई यातना की जलन फिर शांत होने लगी, शायद उस तस्वीर को देखकर। फिर उन्होंने प्रार्थना की। कह नहीं सकती कि उनकी प्रार्थना का ही असर था, लेकिन दूसरे दिन शाम तक बेबी की हालत में चमत्कारिक सुधार हुआ। शाम को जब फादर पॉल दोबारा आए तो बेबी ने जीवन में पहली बार अपनी माँ का दूध पिया था। फादर पॉल मुझे और बेबी को आशीर्वाद देकर शोभन के साथ बात करते हुए बाहर चले गए। बेबी की हालत में सुधार के साथ साथ मेरे स्वास्थ्य में भी अंतर पैदा होना शुरू हुआ, लेकिन एक अनुभव मुझे लगातार हो रहा था कि जैसे जैसे मेरी हालत में सुधार होता जा रहा था, मुझे महसूस होता था जैसे आसपास अस्पताल के इस कमरे में भी किसी जगह वह जंगली लतर उग आई है
और अक्सर जब मुझे नींद आ जाती है, अपने सर्द हाथों से मेरे गले को टटोलने की कोशिश करती है। रात में मेरी भयाक्रांत आँखें अचानक खुल गईं। गर्दन और खनपटियों पर पसीना उभर आया था। खुले दरवाजे के सामने पलंग था, जिस पर मसहरी लगी हुई थी। मसहरी के अंदर मैंने देखा, शोभन अकेले नहीं है, वहाँ मीनल भी थी। शोभ की जलन फिर उभर आई और पेट में जहाँ टाँके लगे हुए थे, तीखा दर्द उभर आया। बहुत प्रयत्न के बावजूद मेरे कंठ से एक तीखी करहा निकल गई। मसहरी के अंदर आंदोलन हुआ और शायद मेरी करहा सुनकर वे दोनों अलग हुए। मैं जानती हूँ कि उस समय वह करहा उन्हें कितनी बुरी लगी होगी। हाँ, एक क्षण के लिए मुझे यह निरर्थक आशा भी हुई कि शायद शोभन उठकर निकट आए और निकट आकर एक बार यह जिज्ञासा भर कर लें कि मैं कैसी हूँ। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मसहरी के अंदर सब कुछ शांत हो गया और शायद शोभन ने यह जाहिर किया कि वे सो चुके हैं। लेकिन मुझे पता था कि सोया कौन है। सोया शोभन नहीं, मेरा भाग्य था। नर्स जल्दी ही आ गई। मुझे मालूम था कि वह क्या लाएगी। उसके पास एक इंजेक्शन था। मेरे दर्द को दबाने के लिए वह नियम से लगाया जा रहा था। लेकिन मुझे यह भी पता था कि मेरे असली दर्द को दबाने की शक्ति उस इंजेक्शन में नहीं है। हर पहर के बाद शरीर के किसी हिस्से में ऊपरी दर्द को दबाने वाली सुई धंसा दी जाती और मुझे बेहोशी वाली नींद आ जाती। रात अपनी गर्दन पर उस जंगली लतर के ठंडे स्पर्श से नींद खुलती तो दिखाई देता कि सामने बरामदे में लगी मसहरी के अंदर एक ऐसी समानांतर दुनिया हंस खेल रही है जो मुझे अपनी ही दुनिया से देश निकाला दे देना चाहती है। मीनल और शोभन मेरे दर्द और मेरी उपस्थिति से बिल्कुल निस्संग जैसे निश्चिंत होकर एक दूसरे में लीन हो जाते थे। 20 दिन इसी तरह घुटते हुए गुजार दिए। अस्पताल का मेरा वह पलंग सारी दुनिया के बीच रहते हुए भी ऐसा लगता था जैसे चुपचाप उठाकर किसी घंघोर जंगल में बेसहारा छोड़ दिया गया है। 20 दिन बाद डॉक्टर ने कहा, शोभन से ही कहा कि वे अब मुझे घर ले जा सकते हैं। आज सोचती हूँ कि मेरा मन कितना मासूम था। एक क्षण के लिए घर की बात सोचकर खिलाया, लेकिन फिर मुझे लगा कि अपना कहने के बावजूद वह घर अब मेरे लिए अजनबी बन चुका होगा। और सचमुच वह अजनबी बन चुका था। मेरी फूल बगिया मेरी नहीं लग रही थी। जंगली लतर ने उसके पौधों को बुरी तरह घेर लिया था। सीढ़ियाँ चढ़ने की मनाही थी, इसलिए ऊपर अपने नीले कमरे तक नहीं जा सकती थी। मुझे याद है मेरा मन कितना तड़प रहा था। मैं ऊपर जाकर एक बार देखूं तो कि मेरा नीला कमरा कैसा है। मुझे विश्वास था कि वहाँ बहुत कुछ बदल गया होगा। मीनल की अपनी रुचि का हो गया होगा। संकट के उन दिनों में मेरे व माँ और पिता भी वहाँ आ गए थे, जिनसे संबंध टूटने की कीमत चुकाकर भी मैंने शोभन से रिश्ता जोड़ा था। पहली बार आए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे शोभन के लिए वह बिल्कुल बेगाने हों और यूं ही राह चलते आकर ठहर गए हों। शोभन ने उनके आने की जिस तरह उपेक्षा की थी, उसे उनके अपमान के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता था। शोभन के इस आचरण से मन खौल गया, विशेष रूप से यह देखकर कि मेरी और मेरे परिवार दोनों की उपेक्षा करके वह मीनल के साथ सारा समय नीले कमरे में गुजारते और दूसरे किसी की उपस्थिति पर कोई ध्यान दिए बगैर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। अब मुझ में इतना भी साहस नहीं था कि फूल बगिया में फैलती हुई उस लतर की ओर ध्यान भी दे सकूं। लतर फैल चुकी थी और फैलकर उसने ऊपर से नीचे तक कमरे में फैले हुए मेरे अपने संसार को समेट लिया था। रह रह कर मन करता था कि मैं वहाँ जाऊं और एक बार बात करूं, मीनल से सीधे पूछूं कि यह सब हो क्या रहा है।
अभी थोड़े दिन पहले की बीमार, टूटी हुई और अकेली निरीह मीनल का चित्र आंखों के सामने आ गया। अभी दिन ही कितने हुए थे जब वह घर में डरते डरते आती थी और शोभन से एक आध किताब लेकर दबी घुटी सी वापस चली जाती थी। फिर पिछले ही रक्षाबंधन में तो उसने शोभन की कलाई पर राखी भी बांधी थी। तब पहली बार उसने शोभन को भाई कहा था और निकटता का पहला रिश्ता तैयार किया था। लेकिन नीले कमरे तक पहुंचने के लिए उस राखी के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र छुपा था। बार बार रक्त की उल्टियां करता हुआ क्षय से पीड़ित उसका चेहरा भी मुझे याद आया। और फिर ये भी याद आया कि कैसे उस भयंकर रोग का खतरा झेल कर भी मैंने मीनल की सेवा की थी, सिर्फ इसलिए कि उससे शोभन का कोमल दिखने वाला मन जुड़ा था और इसलिए कि अपनी उस बहन को शोभन एक रक्त कमल मानते थे। मुझे नहीं पता था कि रक्त कमल का वह एक मुखौटा था और उस मुखौटे के पीछे जंगली लतर की भयानकता छुपी हुई थी। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना मना था। कई बार मन करता था कि ज़बरदस्ती भी सीढ़ियाँ चढ़ जाऊं और उसके बाद जो कुछ हो उसे भुगत लूं, फिर चाहे वह कितना ही घातक क्यों ना हो। कितना भी घातक हो, वह मेरी इस घुटन से तो कम ही होगा। आखिर एक दिन शोभन दिखाई दिए। बड़ी कठिनाई से साहस बटोर कर मैंने उन्हें आवाज़ दी। आकर वे इस तरह खड़े हो गए जैसे किसी भटके हुए राहगीर ने उनसे रास्ता पूछा हो। एक क्षण के लिए मैंने उनकी आंखों में झांका, लेकिन यहाँ केवल शून्य था। मेरी पहचानने लायक वहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे खाली आंखों से उन्होंने मेरी ओर देखा, उससे मैं स्वयं डर गई। शोभन जल्दीबाजी करते हुए बोले, क्या बात है? जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। उनके शब्दों से मैं तिलमिला गई। शोभ से सारा शरीर जलने लगा। अब तुम्हारी आंखों में मेरा यही मूल्य रह गया है। इसी दिन को देखने के लिए मैंने तमाम दुनिया से निर्वासन लिया था। तुम बहुत महान हो शोभन कि कल ही तो मौत के मुंह से मैं वापस लौटी हूँ और आज तुम कह रहे हो कि मैं जल्दी बोलूँ। काम क्या है? मीनल से भी बोले हो कभी ऐसे? अब मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उस दिन मैंने कह डाला था। पहले तो सब पकाए हुए सुनते रहे, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक क्रूरता और कठोरता उभर आई। तेज़ी से घूमकर बाहर जाते हुए बोले, बिस्तर पर लेटे लेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसका कोई इलाज नहीं है। उन्हें इस तरह दरवाजे से बाहर जाते हुए मैंने देखा और विवश होकर रो पड़ी। मुझे लगा कि अब इसी तरह घुटकर रोने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं रोई और लगातार रोती रही। मुझे मालूम था कि मुझे सांत्वना देने के लिए अब वे वापस नहीं आएंगे। वापस वे आए भी नहीं। उस दिन मैं नहाई थी। केवल वह नहाना ही था ये नहीं कह सकती। सच तो ये है कि वह नहाना वास्तव में एक तरह की हिंसा थी, या मैं कह सकती हूँ कि वह स्नान किसी सीमा तक प्रतिहिंसा भी था। जो कुछ हो रहा था उसका उत्तर कुछ तो देना ही था। हाँ, वह उत्तर केवल एक तत्कालीन प्रतिक्रिया थी, ये मैं आज कह सकती हूँ। जो कुछ घटा और जो कुछ भी घट रहा था उसे अब भले ही मैं शब्दों में कह लूँ, लेकिन उस समय सबके लिए शब्द नहीं, केवल अनुभूति की गहनता ही थी। वे घटनाएं कुछ इस तरह घटती गई थी जैसे लंबे तपते हुए रेगिस्तान में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने के प्रयत्न में लगातार जलती हुई रेत के तमाचे लगते जा रहे हों। चेहरा लहूलुहान हो रहा हो, ऐसा महसूस होता था। डायरी का वह पन्ना तब से कई बरस बाद का लिखा हुआ तब की उस यातना का एकमात्र साक्षी है। क्या कुछ नहीं हुआ उस बीच? क्रोध, सिद्ध, खीज और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितनी ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगता जैसे एक रेगिस्तान उगाया हो।
और फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे लांघना भी असंभव हो गया। घटनाओं के थपेड़े से चेहरे पर जो जलन पैदा हुई, उसी का बदला लेने के लिए डॉक्टर की हिदायत के बावजूद मैं बाथरूम गई और जी भर कर नहाया। उसी रात मुझे तेज़ बुखार हो आया। मन में उस बुखार से एक हल्का सा भय भी पैदा हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ भी होनी है तो उसे हो जाने देना चाहिए। शोभन की माँ ने रात में शायद मुझे कराहते सुना। बुखार बहुत तेज़ था। लगभग चीख कर उन्होंने कहा, तुझे नहाने को किसने कहा था? बच्ची का तो कुछ ख्याल कर। माँ स्वयं बीमार थी, फिर भी वह भाग कर थर्मामीटर ले आई और फिर उसके बाद भाग कर ही बैठक की और शोभन को बताने गई। काफ़ी देर से शोभन बैठक में अपने मित्रों से बातें करने में व्यस्त थे। कानों में लगातार आती उनकी आवाज़ से बेचैनी हो रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर शायद वे थोड़े अस्थिर हुए, फिर अपने आप को संभाल कर बोले, ठीक है, इसमें परेशानी की क्या बात है? ऐसे समय में थोड़ा बहुत बुखार आ ही जाता है। और फिर माँ, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है, लेटती क्यों नहीं हो? माँ कुछ समझी, कुछ नहीं समझी। हताश हो वापस लौट आई। मैंने सुना तो जी में आया कि मुंह में लगे थर्मामीटर के कांच को चबा जाऊं और फिर इस यातना का अंत हो जाए। वे फिर बातों में व्यस्त हो गए। बाहर आए हुए मेहमानों में शायद वर्मा जी भी थे, क्योंकि उनकी हंसी सुनाई दी। वे कम हंसते हैं और कम बोलते हैं, और मैंने अक्सर महसूस किया है कि अक्सर जब वह हंसते हैं तो शोभन बेचैन हो उठते हैं। मैंने बहुत बार महसूस किया है। शोभन कभी कभी यह महसूस करते हैं कि जिन वर्मा जी को उन्होंने बलात अपने से छोटा बना दिया, उन्हीं वर्मा जी की एक हल्की सी हंसी उनका सर्वांग छोटा कर जाती है। शोभन का अपराध भाव तिलमिलाने लगता है। शोभन अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से उनसे बहुत बड़े वर्मा जी स्वेच्छा से सिर्फ इसलिए उनसे छोटे हो गए कि वे शोभन की महत्वाकांक्षा को चुनौती देकर अपने को नीचे नहीं गिराना चाहते थे। वर्मा जी ने शिकायत का कभी एक शब्द भी नहीं कहा। शिकायत करना उनके रक्त में ही नहीं था। जो कुछ था उसे वे सहज स्वीकार कर लेते थे। उन दिनों की मुझे याद है जब वर्मा जी ने शोभन से कहा था कि किस तरह साहित्यिक मूल्यों के पुनरंकन के लिए वे एक ऐसी पुस्तकाकार पत्रिका निकालना चाहते हैं जिसमें लेख, कविताएं, रिपोर्टाज, लघु उपन्यास और कहानियाँ आदि सभी कुछ हों, और जो लेखक का समग्र प्रतिनिधित्व करता हो। शोभन के चेहरे पर हमेशा जैसी एक कुटिल मुस्कुराहट आई। वह पुस्तकाकार पत्रिका कसौटी निकली थी। वर्मा जी ने रात रात जुटकर संपादित किया हुआ वह ग्रंथ शोभन को दिया था और शोभन ने उसे प्रेस पहुंचा दिया था। हाँ, जब मुख पृष्ठ छपा तो मैंने भी देखा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में संपादक के रूप में नाम था शोभन का, और वर्मा जी का नाम नीचे इस तरह छपा था जैसे वे मात्र सहायक रहे हों। वर्मा जी ने व्यंग से भी नहीं और यातना से भी नहीं, केवल एक निर्वेद भाव से हंसकर कहा था, शोभन, तुम शायद इससे भी ज़्यादा बड़े हो। संपादकत्व तुम्हारे लिए छोटा है। अपने आप को इतना छोटा क्यों करते हो? शोभन बेहद पिटे हुए जैसी अपनी झेप मिटाने के लिए
नाक पर से पसीने की बूंदें पोंछते हुए मुस्कुराए थे। वर्मा जी की हंसी के साथ साथ मेरी कल्पना में उभर आया कि फिर शोभन अपनी नाक पर आया हुआ पसीना पोंछ रहे होंगे। बुखार की तपन बहुत अधिक थी, इसलिए मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। पूरा 1 सप्ताह लगा मुझे उस बुखार से मुक्त होने में। बुखार के उन दिनों में कहाँ क्या होता रहा, इसका मुझे होश नहीं था। मैं थोड़ा थोड़ा ये भी सोचने लगी थी कि शायद इस बुखार से मेरी मुक्ति का रास्ता मिले, लेकिन मुक्ति का रास्ता बुखार से नहीं निकला। बुखार धीरे धीरे उतर गया। हाँ, ये ज़रूर है कि अब शोभन थोड़े से तटस्थ हो चले थे। तटस्थ शायद इसीलिए भी हुए हों कि हो सकता है मित्रों के साथ कोई नई साहित्यिक योजना बनाने लग गए हों। सामान्यतः शोभन साहित्यिक मित्रों से भी दूर रहते थे। हाँ, उन्हें निकट बुलाया जाता था जब शोभन को अपनी महत्वाकांक्षा की कोई नई सीढ़ी चढ़नी होती थी। उस नई सीढ़ी का खाका उनके मन में तैयार हो गया था, इसलिए साहित्यिक मित्र द्वारा जुड़ने लगे थे। उन साहित्यिक मित्रों के कारण ही शायद मीनल कांड भी धुंधला पड़ गया था और इसी बीच मीनल की छुट्टियां भी समाप्त हो गई थीं। शरीर का घाव भर गया, लेकिन मन का घाव नहीं भरा। मीनल चली गई थी, इसलिए मैं बार बार सोचती कि शायद अब शोभन का मन उधर से कुछ लौटे। शायद शोभन ही इस बात का प्रयत्न करें कि घाव भर जाए और दूरियां समाप्त हो जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ भी नहीं। शोभन ने अपने आप को किसी और दुनिया में खींच लिया था। मीनल को पत्र लिखने के बाद थोड़ा बहुत समय जो उनके पास बचता था, उसे वे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए प्रयुक्त करते थे। लगभग रोज़ ही मीटिंग होती थी, कोई बिल्कुल नई योजना तैयार की जा रही थी। कभी कभी बैठक से आती आवाज़ें मैं सुनती और उदासीन हो जाती। पहले कभी ऐसी बैठकें होती थी तो शोभन की आवाज़ आती थी, कुंतल, लेकिन अब वह आवाज़ नहीं आती थी। अब मेरी वहाँ आवश्यकता भी नहीं थी। एक आध बार कभी वर्मा जी ने या किसी और ने मुझे याद भी किया तो शोभन ने उन्हें कह दिया कि वह व्यस्त है। मुझे ऐसा लगता था जैसे उन दिनों उन्हें उन सभाओं में मेरे होने के कारण जो कुछ मिलता था उसकी पूर्ति हो गई थी। शोभन योजना बना रहे थे कि कलकत्ते में एक बड़ा सम्मेलन किया जाए, जिसमें मानव मूल्यों और साहित्यकार के राजनीतिक दायित्वों पर बहस हो। उस सम्मेलन में बहस का आधार व समूचा नवलेखन हो जिसे कसौटी में संकलित किया गया था। शोभन जानते थे कि यह काम भी अकेले उनके वश का नहीं था। बड़ी सावधानी से ऊपर उठने के लिए वे एक एक सीढ़ी तैयार कर रहे थे। बहस चूँकि सैद्धांतिक स्तर पर होनी थी, इसलिए शोभन जानते थे वर्मा जी के बिना काम चलेगा ही नहीं। रोमानी भावुकता के आधार पर सैद्धांतिक बहस शोभन के वश की बात नहीं थी। शोभन इस बात की योजना बना रहे थे कि विषय प्रस्तावना तो मामूली बात है, बहस का जवाब देना ज़्यादा बड़ी बात है। इसलिए बहस का जवाब देने की जिम्मेदारी वर्मा जी संभालेंगे। मैं बारीकी से ध्यान देती आ रही थी कि सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा और विषय प्रस्तावना कौन करेगा। इसे शोभन ने स्पष्ट नहीं किया था। जाहिर है कि विषय प्रस्तावना और संयोजना शोभन ने स्वयं बड़ी चतुराई से अपने आप ले ली थी। इस सम्मेलन के बारे में इस बार वे अंग्रेज़ी के अंतर्राष्ट्रीय पत्र ज़बान में भी काफ़ी कुछ छपवाना चाहते थे। ये भी स्पष्ट था कि इन समाचारों में आयोजक के अतिरिक्त
शोभन शायद ही किसी दूसरे को स्थान लेने दे। योजना पूरी हो गई थी और शोभन की महत्वाकांक्षा पर वर्मा जी की वही संतुलित अर्थपूर्ण हंसी सुनाई दे रही थी। योजना बनते बनते गर्मियाँ बीत गईं और बरसात होने लगी। वातावरण के उस उमस के साथ साथ मन की घुटन भी बढ़ने लगी। सम्मेलन का सारा खर्च उठाने का जिम्मा कलकत्ते के एक प्रकाशन ने ले लिया है। इसकी सूचना पाकर शोभन बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन का चाहा हुआ पूरा हो रहा था। उनकी प्रतिष्ठा के लिए सम्मेलन था और ऐसे नगर में था जहां मीनल भी थी। सफ़र की तैयारियां बड़े ज़ोरों के साथ होने लगी। शोभन के एक साहित्यिक मित्र ने एक दिन पूछा था कि कुंतल भाभी जी भी आ रही हैं ना? शोभन अचकचा गए। उनसे जल्दी जल्दी उत्तर देते नहीं बना। उन्हें ये भी लगा कि कुंतल के न जाने की कोई सफाई भी दी नहीं जा सकती। धीरे से बोले, हाँ, बिटिया छोटी है, सफ़र में बहुत कष्ट होगा। पता नहीं क्या बात थी कि मित्रों का ये आग्रह शोभन के मन में चुभ गया। आज उसका भी कारण समझ में आता है। शोभन मीनल से भी मिलने जा रहे थे। कहीं उनके मन में यह चोट था कि अगर अकेले जाएंगे तो मीनल से उतना खुलकर मिल नहीं पाएंगे। यही मजबूरी थी कि उन्होंने अपने साथ मेरा भी रिजर्वेशन करा लिया। कलकत्ते में 2 काम उन्होंने पहले किए। पहला काम ठहरने के किसी दूसरे प्रबंध को छोड़कर मीनल के यहाँ पहुँचना और दूसरा काम सम्मेलन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी चतुराई से बुलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय समस्याओं के संदर्भ में नए साहित्य के विश्वव्यापी मूल्यांकन और सांस्कृतिक संक्रांति पर एक लंबा चौड़ा वक्तव्य शोभन ने अपनी ओर से दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोभन ऐसे बोले थे जैसे साहित्य के समूचे आंदोलन के वे निर्वाचित नेता हों। वर्मा जी उस वक्तव्य को अखबारों में पढ़ने के बाद फिर उसी तरह हंसे थे। ये सब बाहर की दुनिया में था। अंदर की दुनिया में पहली ही रात जो कुछ हुआ वह मेरे घावों को और भी गहरा कर गया। मीनल बहुत ही प्रसन्न से भी कुछ अधिक थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में वह ऐसा महसूस कर रही थी जैसे शोभन के साथ साथ स्वयं वह भी उतनी ही बड़ी हो गई हो। मैंने सुना कि मीनल शोभन की तुलना अंग्रेजी के कीट्स से कर रही थी। शोभन उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, मीनल, तुमसे सच कहता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। अगर यूरोप में होता तो जीन पॉल सार्त्र को लोग इतना बड़ा नहीं मानते। अपने आप को शोभन निश्चय ही सार्त्र के आगे मान चुके थे। उनका विश्वास था कि उनकी रचना अश्वत्थामा इस सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वे मीनल को बता रहे थे, इस सम्मेलन में विदेशों से भी प्रतिनिधि आएंगे। तुम्हारा भाग्य बड़ा होगा तो यही सम्मेलन रंग लाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद नोबेल प्राइज़ के योग्य अश्वत्थामा के आगे कोई अन्य कृति नहीं है। बिटिया को नींद आने लगी थी। मीनल के और शोभन के संवादों का कथ्य अब बदलने लगा था। उनमें एक अजीब रोमानियत भर गई थी। मैंने सुना वे कह रहे थे, तन्मयता के क्षणों में डूबकर सार्थकता पाई है और अब उद्घोषित महानताओं से अभिभूत और आतंकित नहीं होता। संवादों की ओर से ध्यान हटाकर मैं फिर तोरू को सुलाने में लग गई। अर्ध निमीलित नेत्रों से मीनल को देखते हुए शोभन ने उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेट ली। भावाविष्ट अपने आप में डूबे हुए शोभन के रहस्यमय शब्द सुनाई दिए।
तो भी मैं क्या करूं मीनल, मैं तो वही हूँ, तुम्हारा बावरा मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने मुझे दिया। जितनी समझ तुमसे पाई है मीनल, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ नहीं आता। जाने क्यों उन शब्दों को सुनकर बेचैनी हुई, इस तरह की बेचैनी जैसी उस समय होती है जब कोई किसी को छोड़ने के लिए स्टेशन गया हो और उसे गाड़ी पर चढ़ते देख रहा हो। दरअसल उन शब्दों में कुछ ऐसा प्रभाव था जो धीरे धीरे मुझे अपने ही परिवेश से कटते जाने की अनुभूति दे रहा था। शोभन तन्मय होकर कह रहे थे, मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि तुम्हारे कांपते अंधरों से। रक्त में मुझे ऐसी तिलमिलाहट महसूस हुई जैसे उसे कोई खींच कर निकाल रहा हो। तोरू को बिस्तर पर सुलाते सुलाते मैंने आंखों के कौर से देखा। शोभन मीनल पर झुक आए थे। उनके शब्द अब आत्मीय होकर धीमे पड़ गए थे और उनकी उंगलियां धीरे धीरे मीनल के कपड़ों से खेलने लग गई थी। बहुत धीरे धीरे बोले जाते शब्द मेरे चारों तरफ रहस्यमय छायाओं की तरह रेंग रहे थे। मैंने देखा और देखकर सहम गई। मीनल का आंचल हट गया था और उसके वक्ष अनावृत हो गए थे। उसका चेहरा आरक्त हो गया था। मेरी ओर देखकर मीनल ने यंत्रवत अपने वक्ष से खेलते शोभन के हाथों को हटाने की कोशिश की। शोभन ने हाथ हटाया नहीं। मेरी ओर उन्होंने भी देखा। उनकी आंखों में निर्लज्ज कामुकता की झिल्ली चढ़ी हुई थी। वे शायद मुस्कुराए भी। उन क्षणों में वह मुस्कुराहट किसी सीमा तक भीभत्स हो उठी थी। मंदान्ध उत्तेजना ने उन्हें लपेट लिया था। मीनल के साथ अपने उन एकांत क्षणों को मेरी उपस्थिति में अधिक उत्तेजक बनाने का एक धूर्त निश्चय उनके चेहरे पर झलक रहा था। मैंने बलात् अपनी आंखें उधर से हटा लीं। क्या अब कोई उपाय नहीं है? क्या वापसी का रास्ता अब कोई नहीं है? नीचे बहती हुई दुर्दमय जलधारा में गिरी हुई नियति की यह नाव अब नीचे ही नीचे बहती जाएगी क्या? मीनल से अपने उलझाव के बारे में जो सफाइयाँ शोभन देते आए थे, वे एक एक कर मेरे मन में उभरने लगी। मीनल के प्रति उनकी आसक्ति के उत्तर में जब कभी मैंने अपनी अस्वीकृति जाहिर की थी, उन्होंने कहा था, यह तो अवश्य है कुंतल, मेरे अपने सृजन के लिए आवश्यक है। कुंतल, तुम मुझे महान लेखक बनाना चाहती हो ना? उसके लिए पत्नी के अतिरिक्त प्रेरणा भी तो लेनी होती है ना? ये कैसी प्रेरणा है? किसी एक पौधे को उसके परिवेश से एकदम उखाड़ कर वहाँ दूसरे पौधे को रोप दिया जाए, ये कैसी प्रेरणा है? क्या शोभन की इस महत्वाकांक्षा के लिए मेरी आहुति अनिवार्य है? क्या मेरा सर्वांग टूट कर बिखर जाना, मेरे एकांत क्षणों का इस तरह छिन जाना ही सृजन की शर्त है? अंतस का आंदोलन बहुत असहनीय हो गया था। मैंने देखा वो जंगली लतर शोभन से लिपट गई है। अस्फुट शब्दों में भावावेश का प्रतिदान मीनल उन्हें देने लगी थी। प्रति चुंबनों से उत्तेजित शोभन ने उसके अंगों को समेट लिया था। मैंने अनचाहे ही अपना निचला होंठ दांतों में भींच लिया। शोभन की प्रेरणा शोभन के रोम रोम पर हावी होती जा रही थी। दांतों से मीनल के कंधों और ग्रीवा पर बार बार चिन्ह अंकित करते हुए शोभन का हाथ मीनल की साड़ी के नीचे हरकत कर रहा था। आसक्ति से विवश मीनल ने सिसकी लेकर शोभन को अपने ऊपर खींच लिया। मेरा तमतमाया हुआ चेहरा मेरे घुटने पर झुक गया। शोभन ने अवश्य मेरी विरक्ति देखी होगी और इस विरक्ति ने निश्चय ही उनकी रस सिद्धि में बाधा पहुंचाई होगी।
क्योंकि शोभन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर मुझे छुआ था। किसी भी प्रतिक्रिया का मन नहीं था। मैंने उनके हाथ को हटाना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ हटाया नहीं। कुंतल, तुम तो बहुत बड़े मन वाली हो। मेरी कुंतल, ये सब तो तुम्हारा ही है। मैं भी तुम्हारा हूँ। मीनल भी तुम्हारी ही है और ये सब तुम्हारे ही लिए है। उन्होंने मीनल का सिर मेरी गोद में रख दिया। क्या था वह सब कुछ जो मेरे लिए था? तन्मयता के उन उद्दाम क्षणों से मेरा अपना क्षण कौन सा था? आज तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानने की स्थिति में हूँ, लेकिन उन क्षणों में भी मैंने सब कुछ पहचान लिया था। अपना ही परिवेश सहसा किस तरह छटक कर अपने से दूर चला जाता है और दूर जाकर किस तरह किसी दूसरे की गोद में गिर जाता है, इसे देखा था और महसूस भी किया था। उसी तरह मेरी गोद में उसका सिर रखा हुआ था। मेरे घुटने के पास जांघ पर आज भी एक खुजली जैसी होती है। जहाँ ये अनुभूति होती है, वहीं उस दिन मीनल का सिर था और जो लगातार गर्म उच्छ्वासें लेते हुए शोभन के साथ साथ हिल रहा था। अनावृत शोभन और मीनल का यह सहवास बहुत देर में समाप्त हुआ। ये भी हो सकता है कि अंधता के व्यसन स्वयं ही इतने लंबे रहे हों। अस्फुट उन सांसें, डूबते उभरते शब्द और सृजन की कृत्रिम आयोजना के साथ ज्वार की तरह बढ़ती मेरी निराशाएं मुझे घेरती हैं। लहरें नियंत्रित होती जा रही हैं। मेरा वश नहीं है उन पर। लहरों ने मेरी विवशता को उछाल कर तट की बालू पर छोड़ दिया है। बाँह उठा उठा कर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर सुनता कोई नहीं सुनता।